हेलो स्टूडेंट्स, देखो सीए फाइनल में नवंबर 22 की जो आरटीपी आई है उसके अमेंडमेंट एंड जो क्वेश्चंस दे रखे हैं आरटीपी में वो हमें सॉल्व करने हैं। आरटीपी में जो मेन या ज़्यादा अमेंडमेंट कहोगे तो वो निधि रूल्स में आ गए, सेबी एलओडीआर में वो तो खैर आने ही है, ठीक है। बाकी तो छोटे छोटे अमेंडमेंट है। तो सबसे पहला चैप्टर 3 मैटर्स नॉट टू बी डेल्ट विद इन ए मीटिंग थ्रू वीसी और एवीएम। रूल 4 पूरा हटा दिया। मतलब आपने जो गिवन किया था कि सर अप्रूवल ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट और ये जो मैटर्स हैं ये पहले वीसी एवीएम से डिस्कस नहीं हो सकते थे, ये पूरा पोर्शन ही हट गया। तो मतलब अब वो साथ में किस में डिस्कस किए जा सकते हैं, वीसी और एवीएम के रूट से भी डिस्कस किए जा सकते हैं। तो अब ये रूल 4 मॉड्यूल में देख लेना, वहाँ पर बस इतना ध्यान रखो, नाउ मैटर्स स्पेसिफाइड इन रूल 4 कैन ऑल्सो बी डिस्कस थ्रू वीसी और एवीएम। ये अच्छा पॉइंट भी है। फिर ये चैप्टर 9 के अंदर कनेक्शन कहते हैं इसमें दिया है कि सेंट्रल गवर्नमेंट एग्जाम कर सकती है फॉरेन कंपनीज को, और भी कहते हैं इसमें उन कंपनीज को, ये भी फॉरेन कंपनी के सेंस में कहते हैं इसमें था, इन द इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर आईएफएससी कंपनी, उनको भी। तो ये तो फॉर्मेलिटी है। अब अगर कोई कंपनी इलेक्ट्रॉनिक बेस्ड ऑफरिंग ऑफ सिक्योरिटीज कहते हैं इसमें कर रही है, जैसे डीमेटरलाइज फॉर्म, और वो आईएफएससी कंपनी है सेज में, तो वो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म से कहते हैं सिक्योरिटीज नहीं दे सकती एक तरह से। तो ये भी काम का कहते हैं इसमें अमेंडमेंट आपका नहीं है। तो इसके लिए तो 9.2 स्टडी मटेरियल देखो। मतलब फॉरेन कंपनीज में डेटा जो है अमेंडमेंट का, वो कोई खास अमेंडमेंट का डेटा कहते हैं इसमें नहीं है। वो अच्छा था चैप्टर 3 वाला, ये फिर भी ठीक है। ये चैप्टर 1 का जो कनेक्शन है इसका अमेंडमेंट इन्होंने दिया है पेज 1.45 ऑफ स्टडी मटेरियल। ये क्या है कि इंडिपेंडेंट डायरेक्टर जो है उससे रिलेटेड डेटा बैंक बनता है। तो उस डेटा बैंक के अंदर कहते हैं इसमें आपको नेम एंटर होने के बाद एक टेस्ट पास करना पड़ता है। 1.45 दिया ना, 43 आ गया, 4445। मैं स्टडी मटेरियल के बिया पर देखो ये सारे अमेंडमेंट करा रहा हूँ। हो सकता है आपकी नोटबुक और नोट्स अलग अलग कहते हैं इसमें हो, कॉमन पैटर्न सबका यही होता है। तो इन पर्सन्स को जैसे यहां से गिवन है एग्जामिनेशन फ्रॉम ऑनलाइन प्रोफिशिएंसी सेल्फ असेसमेंट टेस्ट, मतलब ये थोड़े बड़े लेवल के पर्सन हो गए, इनको हमने कह दिया कि सर आपको ये टेस्ट पास करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो देखो 1.45 पर आपने क्या किया, ये अमेंडमेंट दिया है। तो एक तो सबसे पहला फर्स्ट प्रोविजन फॉर क्लॉज बी द फॉलोइंग क्लॉजेस शैल बी सब्सटीट्यूटेड नेमली। मतलब जो बी वाला पोर्शन है 1.45 में, तो बी कौन सा है, ये वाला पोर्शन आपने कहते हैं इसमें क्या कर दिया, चेंज कर दिया। तो एक तो अमेंडमेंट किस में आ गया यहां पर, तो एक तो इसको ध्यान रखना कि ये क्या हो चुका है, डेटा अमेंड हो चुका है। और दूसरा तो अब आपने क्या बना दिया कि जो पर्सन पे स्केल ऑफ डायरेक्टर है इक्विवेलेंट इन द मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट ऑफ सीजीए एसजीए, और उनका एक्सपीरियंस है किसको हैंडल करने का, कॉमर्स, कॉर्पोरेट अफेयर्स, फाइनेंस, इंडस्ट्री और पब्लिक एंटरप्राइज, उसको टेस्ट पास नहीं करना। फिर वो गवर्नमेंट कंपनी से रिलेटेड मैटर और को डील करते हैं, फिर टेस्ट पास नहीं करना। मुझे जो बढ़िया लगा, कल को मान लो डेटा के बिया पे क्वेश्चन जनरेट कर दे, वो ये है जिसका 10 इयर्स का ये वाला एक्सपीरियंस है। देखो एडवोकेट, सीए, सीएस, सीएमए, पर सब में वर्ड क्या है, प्रैक्टिसिंग। तो इनको ये टेस्ट पास करने की कोई जरूरत नहीं है। ये फिर भी फॉलो कहते हैं इसमें करना कि इन पर्सन्स को ये टेस्ट पास करने की जरूरत नहीं है। अब
अमेंडमेंट जो आए वो आए निधि रूल्स में, तो मतलब आपका आ गया चैप्टर 10। ये कौन से पेज पे रूल इन्होंने लिए हैं? रूल 6, रूल 4, ठीक है। निधि थोड़ा सोच समझ के टॉपिक कहते हैं, इसमें फॉलो करना, एग्ज़ाम के लिए बहुत बढ़िया पोर्शन है। तो ये पेज नंबर 10.23 इस कहते हैं, इसमें रूल में क्या है, अमेंडमेंट कहते हैं इसमें है। निधि पब्लिक कंपनी होगी जिसकी पेड अप कैपिटल कितनी होती है 5 लाख, और वो प्रेफरेंस शेयर और इश्यू नहीं कर सकती। ये 5 लाख को एक तो आपने क्या बना दिया, देखो 10 लाख। ब्रांच मीन्स अ प्लेस अदर देन रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ निधि, ये तो फालतू का है, ये काम का है। 5 लाख रुपीज़ की जगह कितना आ गया 10 लाख, ये एग्ज़ाम में भी फॉलो करना। मतलब निधि कंपनी पहले 5 लाख की पेड अप कैपिटल से बन सकती थी, अब कितने चाहिए 10 लाख। सेकेंड थिंग, आपने एक प्रोविजो इंसर्ट कर दिया कि जो निधि, ये देखो अमेंडमेंट रूल्स इसी साल के ताज़ा ताज़ा, वो कहते हैं इसमें 18 मंथ्स में अब इस रिक्वायरमेंट को पूरा करेगी। तो मतलब पहले आपने कहते हैं इसमें क्या कह रखा था कनेक्शन, इसकी टाइमिंग कहाँ गई, पहले 12 मंथ्स कहते हैं इसमें आया था। मतलब अब आपने सीधा कह दिया कि ये जो 10 लाख वाली पेड अप कैपिटल है, ये निधि कमेंसमेंट रूल से विद इन 18 मंथ्स में आपको क्या करनी है, फुलफिल करनी है। तो ध्यान रखना, ये जो पेड अप कैपिटल है फाइव लाख, ये कितना हो गया 10 लाख, और ये आपको मेंटेन करनी पड़ेगी within 18 months from commencement of निधि अमेंडमेंट रूल्स। तो जिस दिन ये निधि अमेंडमेंट रूल्स आए हैं इसके विद इन 18 मंथ्स में अब आप इसको कहते हैं इसमें मेंटेन करो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, फिर आपने क्या चेंज किया, रूल 5 में आपने ऐड कर दिया कि एक नया प्रोविजन, द प्रोविजन ऑफ दिस रूल शैल नॉट बी एप्लीकेबल फॉर कंपनीज इनकॉर्पोरेटेड एज निधि ऑन और आफ्टर कमेंसमेंट। मतलब रूल 5 में 4 पॉइंट पहले ही थे, अब आपने एक 5th पॉइंट और ऐड कर दिया। तो रूल 5 लेते हैं, ये रूल 5 में 1 2 3 4 पॉइंट तो देखो पहले से ही हैं। अब आपने क्या किया है, एक 5th पॉइंट और ऐड कर दिया। तो 5th पॉइंट क्या कह रहा है, नॉन एप्लीकेबिलिटी ऑफ रूल 5 फ्रॉम निधि अमेंडमेंट रूल्स 2022। ये तो बड़ा वाला चेंज किया रूल 5 में।
In rule 5 of the said rule, the following sub rules shall be inserted, namely the provision of this rule shall not be applicable for the companies incorporated. अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है, ये आपने प्रोविज़न बनाया है और ये भी इम्पोर्टेंट के भी आप पे ध्यान रखना। 5 प्रोविजंस ऑफ रूल 5 shall not apply on निधि कंपनी incorporated on or after निधि अमेंडमेंट रूल्स 2022। मतलब ये सब चीज़ें आपने क्या कर दी, कहते हैं इसमें ख़त्म कर दी कि वो नेट ऑन फंड सबसे मेन तो मैं ये मानता हूँ 120 के रेशियो में, ये तो चलो ठीक है फॉर्मेलिटी है। वो मिनिमम 200 मेंबर्स कहते हैं इसमें होने चाहिए, ये सारी की सारी रिक्वायरमेंट हटा दी। जो अब निधि बनेगी मतलब नई वाली निधि, जो ऑलरेडी निधि बन रखी थी उनको तो ये रूल क्या करना होगा, फॉलो करना पड़ेगा। खैर एक और अच्छा चेंज आया था, रूल 6 क्लॉज डी में आपने ये क्लॉज को सब्स्टिट्यूट कर दिया, मतलब पहला वाला हट गया। क्लॉज डी क्या है कि एक्वायर और परचेज सिक्योरिटीज ऑफ एनी अदर कंपनी और कंट्रोल द कंपोजिशन ऑफ बीओडी ऑफ एनी अदर कंपनी इन एनी मैनर व्हाटसोएवर और एंटर इनटू एनी अरेंजमेंट फॉर द चेंज ऑफ इट्स मैनेजमेंट। तो मतलब जो डी था इसमें आपने एक ट्विस्ट ऐड कर दिया, रूल 6D। मतलब आपने क्या कर दिया, ये जो पोर्शन गिवन था इसको हटा दिया। ये अब रिमूव हो गए। तो मतलब अब सिंपल सेंस क्या बन गया, निधि कंपनी किसी दूसरी कंपनी का कहते हैं इसमें शेयर्स और एक्वायर नहीं कर सकती, ना ही उसका कंट्रोल एक्वायर कर सकती है। तो ये अनलेस वाली वर्डिंग हट गई। ठीक है, ये तो तीसरा अमेंडमेंट आपका काम का कहते हैं इसमें आ गया। ये तो अच्छे अमेंडमेंट दिए हैं, मतलब ये सब ध्यान रखना, नो डाउट ये वाला पोर्शन काम का है। ये तो आपने एक तरह से पूरी रिक्वायरमेंट ही रूल 5 की ख़त्म कर दी नई वाली निधि के लिए। ये वाला पोर्शन आपने क्या कह दिया कि ये नो से स्टार्ट है रूल 6 में। तो नो निधि कंपनी एक्वायर और परचेज सिक्योरिटीज ऑफ एनी अदर कंपनी, क्योंकि आप देखो यहाँ पर वर्डिंग जनरल रेस्ट्रिक्शन और प्रोहिबिशन, नो निधि शैल। तो अब आपने ये वाला पोर्शन क्या कर दिया, चेंज। तो नो निधि शैल के भी आप पर देखो, मैं वहां पे लिख देता हूं, नो निधि शैल एक्वायर और परचेज सिक्योरिटीज ऑफ एनी अदर कंपनी कंट्रोल। ये भी अच्छा रूल है। फिर आफ्टर क्लॉज के द फॉलोइंग क्लॉज शैल बी इंसर्टेड, नेमली ये आ गया, रेज लोन फ्रॉम बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और अदर्स सोर्स फॉर द पर्पज ऑफ एडवांसिंग लोन टू मेंबर्स ऑफ निधि कंपनी। मतलब फिर इसमें आपने एक नया जोड़ दिया, नो निधि शैल रेज लोन। भाई निधि कंपनी कहते हैं डिपॉजिट्स किससे लेती है, मेंबर से, और लोन किसको देती है, मेंबर्स को। आपने कह दिया कि निधि मेंबर्स को लोन देने के लिए किसी से क्या नहीं कर सकती, कहते हैं इसमें लोन और नहीं ले सकती। निधि रूल्स बढ़िया रूल्स हैं और उसमें और अमेंडमेंट आते रहते हैं। अब ये रूल 8 में आपने सब रूल 3 के बाद एक नया रूल एंटर कर दिया, मतलब 4। ये भी बढ़िया है। A member shall not transfer more than 50% of his shareholding during the subsistence of such loan or deposit as the case may be। मतलब निधि कंपनी के मेंबर ने निधि कंपनी से लोन लिया है,
तो वो अपने 50% शेयर्स तो एटलीस्ट निधि कंपनी में होल्ड करेगा जब तक ये लोन क्या नहीं हो जाता, रीपे नहीं हो जाता। मेंबर शैल रिटेन द मिनिमम नंबर ऑफ शेयर्स रिक्वायर्ड एज पर रूल 7 क्लॉज 3 एट ऑल टाइम्स। वो 100 रुपीज़ वाले या 10 शेयर्स का जो कनेक्शन कहते हैं इसमें था, वो तो मेंटेन करेगा। तो मतलब देखो दो कंडीशन बनी, पहले मेंबर ने निधि से लोन लिया है, ठीक है, और इसके पास निधि कंपनी के शेयर्स भी हैं, तो इसको मिनिमम शेयर्स तो मेंटेन करना ही है, प्लस मिनिमम 50% ऑफ शेयर्स और मेंटेन करने टिल सच लोन इज सब्सिस्टेड। तो जिस दिन लोन खत्म हो जाएगा उस दिन तो फिर कोई दिक्कत नहीं रहेगी, जब तक लोन कंटिन्यू है फिर आप इन शेयर्स को क्या नहीं कर सकते, सेल आउट नहीं कर सकते। फिर रूल 9 में 10 लाख की जगह क्या आ गया, 20 लाख। तो रूल 9 पे चलते हैं। ये 10 लाख क्या हो गया, 20 लाख कहते हैं इसमें बन गया। निधि में तो सारे के सारे खतरनाक अमेंडमेंट है डेटा के साथ, थोड़ा ध्यान रखना। और ये आपके नवंबर 22 में ही एप्लीकेबल है। तो अब ये 10 लाख वर्ड किससे रिप्लेस हो गया, नाउ ₹20 लाख। नेट ओन फंड वो 120 की रेशियो वाला, जो कम से कम कहते हैं इसमें क्या होगा, 20 लाख का कहते हैं इसमें होगा। तो ये इसने क्या कह दिया, जो नेट ओन्ड फंड है वो अब आपका कितना हो गया, 20 लाख हो गया। फिर निधि को ये 18 मंथ्स में मेंटेन करना है, मतलब टाइम भी दे दिया। रूल 14 में अप्रूवल ऑफ आरडी चाहिए था, उसके लिए आपने ऐड कर दिया बाय मेकिंग एप्लीकेशन इन फॉर्म NDS2 अलॉन्ग विद फीस। रूल 14 में आरडी के साथ आपने ये वर्ड ऐड कर दिए, कहाँ गया रूल 14, ये रहा। तो इसमें देखो आपने क्या कहा कि ये जो प्रायर अप्रूवल ऑफ आरडी लेना है, तो एप्लीकेशन इन फॉर्म NDS2 ये देनी पड़ेगी। अलॉन्ग विथ फीस, ये एक और बढ़िया है। ये रूल 15 में पहले था ही नहीं, ये तो नया इंसर्ट हुआ है कि निधि कंपनी अपने मेंबर्स को लोन दे रही है, बहुत खुशी की बात है। जॉइंट शेयर होल्डर्स को अगर लोन दे रही है तो लोन किसको दिया जाएगा, जिसका नेम ROM में फर्स्ट प्लेस पर लिखा हुआ है, नेम अपीयर फर्स्ट इन ROM, उसी को दोगे। ये एक और लास्ट अमेंडमेंट, ये भी काम का, मतलब निधि में तो देखो ऑलमोस्ट सारे अमेंडमेंट अच्छे दिए हैं, अगर क्वेश्चन आया तो प्रोबेबिलिटी पूरी बनेगी इन अमेंडमेंट के ऊपर। अ निधि शैल नॉट डिक्लेयर डिविडेंड एक्सीडिंग 25% इन ए फाइनेंशियल ईयर। मतलब आपने पहला वाला पोर्शन कहते हैं इसमें क्या कर दिया, चेंज कर दिया। पहले अपना था ना कि वो जनरल रिजर्व्स में उतना पैसा ट्रांसफ़र कर दे, तो
वो उससे ज़्यादा भी डिक्लेयर कर सकती थी, अब आपने वो ख़त्म कर दिया। रेट ऑफ इंटरेस्ट, डायरेक्टर्स, डिविडेंड। अब आपने सीधी वर्डिंग क्या देखो बना दी, अनिधि शैल नॉट डिक्लेयर डिविडेंड एक्सीडिंग 25%। अब यहाँ से लेके यहाँ तक ये सब हट गया, तो मतलब फिक्स कर दिया मैथ्स कि आप 25% से ज़्यादा क्या नहीं कर सकते, डिविडेंड डिक्लेयर नहीं कर सकते। कोई आरडी की अप्रूवल, कोई जनरल रिजर्व्स में पैसा ट्रांसफ़र करना, कुछ भी नहीं है। तो ये निधि का काम तो अपना कहते हैं इसमें क्या हो गया, ख़त्म। अब नेक्स्ट अपन लेते हैं सेबी एलओडीआर। जैसे निधि रूल्स हैं बहुत सारे डिवाइडेड, सेम सेबी एलओडीआर 2015 है, बहुत सारा डिवाइडेड, उसमें भी चेंज आता रहता है। 5 मई 21, देन 7/9/21, अब ये एप्लीकेबल है 1/1/22 से। वैसे तो ये मई अटेम्प्ट में भी काफ़ी सारे इसमें अमेंडमेंट आ गए थे। इसमें तो नई रेगुलेशन भी तो बताते हैं। मतलब इसमें अच्छा काम क्या होता है, सबसे बढ़िया आईसीआई नॉर्मली कई सारी जगह तो क्या करती है, वो अमेंडेड प्रोविजन खुद ही बता देती है, पर कई सारी जगह क्या होता है, जब प्रोविजन काफ़ी ज़्यादा फैल जाता है तो उसको लगता है आरटीपी का साइज बढ़ जाएगा, तो पूरे प्रोविजन अमेंडेड कहते हैं इसमें नहीं बताती। ठीक है, तो अब यहाँ देखो नई रेगुलेशन क्या बन गई, जब तक कुछ डिफरेंट प्रोवाइड नहीं है, ये रेगुलेशंस मतलब जो निधि कहते सॉरी सेबी एलओडीआर है वो किसके ऊपर एप्लीकेबल है, फॉलोइंग कहते हैं डेजिग्नेटेड सिक्योरिटीज ऑन रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज। अब जैसे आपने ये अ वर्ड ऐड कर दिया, विच वर्ड ऐड कर दिया, ये सब अमेंडमेंट है। पहले यहाँ पर इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर कहते हैं इसमें प्लेटफॉर्म था, अब इनोवेटर्स ग्रोथ प्लेटफॉर्म वर्ड चेंज हो गया। फिर ये 2 पॉइंट और ऐड कर दिए, आपने कह दिया सर ये लिस्टेड कंपनी कहते हैं इसमें उनके ऊपर भी एप्लीकेबल हो जाएगी ऑन द बेसिस ऑफ मार्केट कैपिटलाइजेशन, बढ़िया बात है। फिर आउटस्टैंडिंग लिस्टेड जो डेब्ट सिक्योरिटीज है उसके बेसिस पे भी रेगुलेशंस एप्लीकेबल होंगी। फिर रेगुलेशन 6 में आपने हर वर्ड और ऐड कर दिया मेल डोमिनेटेड सोसाइटी है तो नॉर्मली ही वर्ड मिलेगा, हिज वर्ड मिलेगा, यहाँ आपने शी और हर वर्ड ऐड कर दिया। तो नई रेगुलेशन देखो आपने क्या कहते हैं इसमें बना दी, कहाँ गई, कॉम्प्लायंस ऑफिसर एंड हिज और हर ऑब्लिगेशन, ये तो फालतू थी। आपने एक्सप्लेनेशन में सब रेगुलेशन वर्ड को किससे रिप्लेस कर दिया, रेगुलेशन, ये भी काम की नहीं है। ये बढ़िया है। आपने कह दिया सर एटलीस्ट 2/3 ऑफ द मेंबर्स ऑफ ऑडिट कमिटी शैल बी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, कम से कम 2/3। फिर ही वर्ड के साथ क्या आ गया, सी आ गया। ये तो अपन सेक्शन 177 में भी देखते हैं, ऑडिट कमेटी का जो चेयरपर्सन है एंड जो मेंबर्स हैं वो कहाँ के, मतलब चेयरपर्सन हमेशा क्या होगा, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होगा, मीटिंग में आएगा शेयर होल्डर्स की क्वेरीज का रिप्लाई करने के लिए। फिर नेक्स्ट जो 50% वर्ड था उसको आपने 2/3 से क्या कर दिया, रिप्लेस कर दिया। तो अमेंडेड रेगुलेशन क्या बन गई कि आपके 50% की जगह अब 2/3 डायरेक्टर्स कौन होंगे, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। ये कौन सी वाली रेगुलेशन में किया, 19(1). कमेटीज कहाँ गई, कमेटीज, और इसमें ना सेबी एलओडीआर में सबसे बढ़िया पोर्शन ये कमेटीज होती है।
बाकी तो क्या है, ऑब्जेक्टिव लाइक डेटा कहते हैं इसमें ज़्यादा बनाता है। अब जैसे रेगुलेशन 18, इसमें तो 2/3 पहले ही आ गया, ठीक है। और रेगुलेशन 19 कहाँ गई, ये नॉमिनेशन एंड रेमुनरेशन कमेटी। यहाँ इस 50% की जगह भी अब आपने वर्ड क्या कर दिया, 2/3। मतलब ऑडिट कमेटी में जो 2/3 था वही सेम टू सेम एनआरसी में भी आपने क्या बना दिया है, 2/3 बना दिया है। फिर रेगुलेशन 21, ये तो इन्होंने पूरी दे रखी है चेंज वाली, जो स्टे रिस्क मैनेजमेंट कमेटी है। रिस्क मैनेजमेंट कमेटी में मिनिमम 3 मेंबर्स होंगे, जिसमें एटलीस्ट 1 क्या होगा, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, और लिस्टेड एंटिटी हैविंग आउटस्टैंडिंग एसआर इक्विटी शेयर्स है, स्पेशल राइट इक्विटी शेयर्स कहते हैं इसमें। तो वहाँ पर 2/3 ऑफ रिस्क मैनेजमेंट कमेटी कहते हैं इसमें किससे बनेंगे, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। स्पेशल राइट का मतलब आपको बाकियों की कंपैरिजन में डोमिनेंस कहते हैं इसमें मिलेगी। तो डोमिनेंस जहाँ पर ज़्यादा होती है वहाँ पर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर और ज़्यादा चाहिए। चेयरपर्सन ऑफ रिस्क मैनेजमेंट कमेटी शैल बी मेंबर ऑफ द बीओडी एंड सीनियर एग्जीक्यूटिव ऑफ द रिस्क लिस्टेड एंटिटी। मतलब देखो यहाँ किसका कनेक्शन आपने नहीं दिया, चेयरपर्सन में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का कनेक्शन नहीं दिया। रिस्क मैनेजमेंट कमेटी शैल मीट एटलीस्ट, पहले वंस होता था इन ईयर, अब ट्वाइस आ गया। quorum फॉर मीटिंग ऑफ रिस्क मैनेजमेंट कमेटी आइदर 2/3 या 1/3 ऑफ मेंबर्स, ये तो सेम ऑडिट कमेटी वाला आ गया। मीटिंग ऑफ रिस्क मैनेजमेंट कमेटी उस मैनर में होगी ऑन अ कंटिन्यूस बेसिस, नॉट मोर देन 180 days शैल elapse बिटवीन एनी टू। मतलब मैक्सिमम गैप बिटवीन 2 मीटिंग्स कितना हो सकता है, 180 days। बीओडी शैल डिफाइन द रोल एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ रिस्क मैनेजमेंट कमेटी, ये तो फॉर्मेलिटी है। रोल एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ रिस्क मैनेजमेंट कंपनी, पहले यहाँ टॉप 500 लिस्टेड एंटिटीज आता था, अब कितना हो गया, 1000 एंटिटीज। फिर रेगुलेशन 24 में आपने इक्वल टू को रिप्लेस किया है बिफोर द वर्ड्स 50%। तो मतलब अब आपने क्या बना दिया, लिस्टेड एंटिटी शैल नॉट डिस्पोज ऑफ शेयर्स इन इट्स मटेरियल सब्सिडरी लेस देन और इक्वल टू 50%। अच्छा, मतलब लेस देन यहाँ पर वर्ड आपने जो था उसमें साथ में इक्वल टू और जोड़ दिया। हाँ, ये तो ठीक है। फिर एक और काम की रेगुलेशन, जो रेगुलेशन 26, अब आपने क्या बना दिया, अ डायरेक्टर शैल नॉट बी मेंबर इन मोर देन 10 कमिटीज और एक्ट एज अ चेयरपर्सन ऑफ मोर देन 5 कमिटीज अक्रॉस ऑल लिस्टेड एंटिटीज इन विच ही और सी। मतलब ही के साथ सी वर्ड ऐड किया, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। द लिमिट ऑफ कमिटीज ऑन विच अ डायरेक्टर में सर्व इन ऑल पब्लिक लिमिटेड कंपनीज वेदर लिस्टेड और नॉट एंड शैल बी इंक्लूडेड एंड ऑल अदर कंपनीज इंक्लूडिंग प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज। मतलब सेंस ये है कि कोई भी बंदा सेम टाइम पर कितने कमिटीज का कहते हैं इसमें चेयरपर्सन या मेंबर हो सकता है, तो आपने लिमिट बांध दी। रेगुलेशन 27, इसमें चेंज नहीं आया, सब्सटीट्यूटेड फॉर वर्ड 15, इसमें 21 हो गया था, कहाँ गया। लिस्टेड एंटिटी शैल सबमिट अ क्वार्टरली कॉम्प्लायंस रिपोर्ट ऑन कॉर्पोरेट गवर्नेंस इन द फॉर्मेट, नई रेगुलेशन नहीं दी गया, 21 कहाँ गया, अच्छा ये रहा। मतलब लिस्टेड कंपनी कहते हैं कॉर्पोरेट गवर्नेंस कॉम्प्लाई हो रहा है, एंड ऑफ क्वार्टर के विद इन 21 डेज में डेटा दे देगी। ये तो फालतू। शेड्यूल 5 में आपने स्टेक होल्डर ग्रीवेंसेस कमेटी की जगह अब नाम बना दिया स्टेक होल्डर रिलेशनशिप कमेटी।
इसमें नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर वो हेड हो गया, कॉम्प्लायंस ऑफिसर और उसकी डिटेल, रिस्क मैनेजमेंट कमेटी की डिटेल आप और कहते हैं इसमें गिवन कर दोगे, ये तो फालतू है। फेमा के अंदर ईसीबी जो अपना एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग है उसमें वो लिबोर वाली रेट है वो चेंजेस आए हैं। रेट ऑफ इंटरेस्ट आप दे रहे हो पेबल ऑन द एडवांस पेमेंट शैल नॉट एक्सीड 100 बेसिस पॉइंट्स अबाउट द लिबोर या अदर एप्लीकेबल बेंचमार्क्स। तो मतलब जो लिबोर है प्लस आप 100 बेसिस पॉइंट और क्या कर सकते हो, एक्स्ट्रा रेट ऑफ इंटरेस्ट दे सकते हो, उससे ज़्यादा नहीं। फिर ये सब कहते हैं इसमें वही देखो, फॉरेन करेंसी डिनोमिनेटेड कहते हैं इसमें ईसीबी है, आपने इसमें रेट ही ऐड की है। तो मैं मानता हूँ कि इसको आप थोड़ा सा इग्नोर करोगे तो नुकसान नहीं होगा। आईबीसी में कोई खास चेंज कहते हैं इसमें आया नहीं है, बस एक चेंज आपने दिया है कि मीटिंग ऑफ कमेटी है, रिजोल्यूशन प्रोफेशनल बुलाता है जब उसको ज़रूरी लगे, या मेंबर्स रिक्वेस्ट करते हैं 33% की कंसेंट से तब भी बुला सकता है, ये तो सेम है। एक ये पैरा एक्स्ट्रा ऐड किया है कि अगर मेंबर्स कोई प्रपोजल देते हैं कि सर ये हमें मीटिंग में डिस्कस करवाना है, तो ये प्रपोजल भी कहते हैं इसमें रिजोल्यूशन प्रोफेशनल आरपी किस में प्रेजेंट कर सकता है, उस कहते हैं मीटिंग में। तो ये एक पैरा बस एडिशनली आया। तो ये तो देखो किसका पोर्शन हो गया, अपने फाइनल में अमेंडमेंट का पोर्शन हो गया। अब अपन देखते हैं कहते हैं इसमें क्वेश्चंस। डीएस लिमिटेड एक रीसेंट लॉन्च शोरूम कहते हैं इसमें करती है, उसने लोन लिया 4 करोड़ का एबीसी बैंक से और डिफ़ॉल्ट कर दी पेमेंट में, ठीक है। तो बैंक कौन सी क्रेडिटर है, फाइनेंशियल क्रेडिटर। बैंक ने क्या किया, इसके अगेंस्ट में सीआईआरपी चालू कर दी, एनसीएलटी ने सीआईआरपी एक्सेप्ट कर ली और मिस निम्मी उसको आरपी बनाया। देखो इसमें ध्यान रखना, निम्मी कौन है, आरपी, और मोरेटोरियम सेक्शन 14 का डिक्लेयर हो गया। आरपी मतलब कौन, निम्मी, उसने कॉलेशन ऑफ ऑल क्लेम्स रिसीव्ड अगेंस्ट डीएस ज्वेलर्स लिमिटेड एक सीओसी बना दी, और सीओसी में कितने मेंबर्स हैं, 6। फर्स्ट मीटिंग ऑफ सीओसी कब तक हेल्ड हो जानी चाहिए, 7 डेज, उसी में हुई। quorum of the meeting was present throughout the meeting and the chairperson presided over the meeting। COC का चेयरपर्सन कौन होता है, आरपी। आरपी कौन है राइट नाउ, मिस निम्मी। ये तो बहुत आसान पोर्शन है। आईबीसी तो फालतू का छुड़वाते हैं कहते हैं इसमें। आईबीसी आपके 11 to 12 मार्क्स तो डायरेक्टली है, अगर आप दिसंबर अटेम्प्ट देखो तो 19 मार्क्स का आ गया था, क्योंकि सरफेसी और इसकरा का वेटेज इधर उधर घूम रहा है। तो आईबीसी तो मोटा चैप्टर है, उसमें तो आने के चांसेस और ज़्यादा बनते हैं। चेयरपर्सन ऑफ मीटिंग ऑफ सीओसी ड्राफ्टेड द मिनट्स एंड सर्कुलेटेड टू ऑल पार्टिसिपेंट्स। द आरपी अपॉइंटेड 2 रेस्टेड वैल्यूअर टू फाइंड आउट द फेयर वैल्यू। ये तो ठीक है। मिस निम्मी आरपी वांट्स टू कन्वीन सीओसी मीटिंग, स्टेट द रिक्वायरमेंट फॉर वैलिड होल्डिंग ऑफ मीटिंग ऑफ सीओसी। देखो सबसे पहला अभी अपन ने एक अमेंडमेंट के पोर्शन में भी देखा था, वैसे तो आरपी खुद ही मीटिंग बुला लेता है, लेकिन अगर सीओसी के जो 33 वोटिंग शेयर्स वाले मेंबर्स हैं वो भी कहते हैं कि हमारी मीटिंग बुलाओ, तब भी बुलानी पड़ती है। तो ये मीटिंग बुलाएगी देखो इस तरीके से। व्हाट शैल बी द quorum, और इसमें ध्यान रखना जो आंसर है वो मैंने बोल्ड कर दिया, तो पीछे ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सीधा इसमें दिख जाएगा, थोड़ा टाइम सेव करो। व्हाट शैल बी द quorum फॉर मीटिंग ऑफ सीओसी, 33% ऑफ वोटिंग राइट्स। क्रेडिटर्स नहीं, क्रेडिटर्स तो मान लो कहते हैं इसमें नंबरिंग में ज़्यादा है पर वोटिंग परसेंटेज उनके पास नहीं है उतने। हु विल एक्ट एज चेयरपर्सन ऑफ सीओसी, अभी आपको दिखा बताया था आरपी। आरपी कौन थी, निम्मी। व्हाट शैल बी नोटिस पीरियड फॉर कॉलिंग ऑफ सीओसी मीटिंग बाय मिस निम्मी। देखो ये बोर्ड मीटिंग नहीं है जो 7 डेज का टाइम लगेगा, 5 डेज के कहते हैं इसमें नोटिस से भी मीटिंग बुलाई जा सकती है। For conduct of COC meeting, who amongst the following shall be served the notice of the COC meeting? Member of COC including the authorized representative, बिल्कुल। Members of BOD of the corporate persons, notice तो खैर इनको भी देते हैं। Operational creditors or their representative if the amount of their aggregate dues is less than 10%, नहीं more than 10% होता है उनको। Financial and operational creditor both नहीं। इन सब में बढ़िया ये आंसर है। सेकेंड केस स्टडी लेते हैं।
ये थोड़ा कॉम्प्रोमाइज एंड अरेंजमेंट की है। टॉय स्टील लिमिटेड, अ फेमस स्टील मैन्युफैक्चरिंग कंपनी शेयरिंग गुड्स एथिकल गुड एथिकल वैल्यूज विद गुड clienteles in the market. Following were the financial position as on 31st March 27. Paid up capital at 20 crore, 1150 shareholders, after tax net profit 10.25 करोड़। शॉकिंग इवेंट लगा 2017 में जब डाउनफॉल हुआ कंपनी में। मिस्टर प्रताप was diagnosed with serious disease due to which he was unable to manage। मतलब मेन जो डायरेक्टर था वो बीमार पड़ गया और कंपनी बर्बाद हो गई। हालांकि इनकी इसके दो बेटे हैं VNS। इट एन अटेम्प्ट टू रेज द कंपनी टू फर्दर हाइट, द जेनेक्स मैनेजमेंट टुक अ हैवी लोन ऑफ 70 करोड़ फ्रॉम नेशनल बैंक। फंड्स बोरोड्स वर नॉट प्रॉपर्ली यूटिलाइज्ड ड्यू टू द वीक मैनेजरियल स्किल्स ऑफ द न्यू लीडरशिप। दोनों बेटे नालायक। इट कॉज द कंपनी टू फॉल टू सच एन एक्सटेंट दैट इज जस्ट 4 years आफ्टर मिस्टर प्रताप इलनेस इट वॉज फेल्ट एक्सपीडियंट टू गो फॉर some kind of compromise or arrangement। आपस में settlement करेंगे। Top management of company decide to provide for the following scheme of arrangement: sale of a part of plant and machinery and also a vacant plot for appropriating the proceed, so receive for repayment of 70% of outstanding term loan और 30% इसको आप कहते हैं इसमें इंस्टॉलमेंट में रीपे करोगे। मतलब एक तरह से हम क्रेडिटर्स के साथ अरेंजमेंट कर रहे हैं कि सर थोड़ा पे कर देंगे, थोड़ा टाइम और बढ़ा दो। It is noteworthy that National Bank Limited had given in principle approval to the above repayment plan if sanctioned. TSL made an application in the specified format to NCLT. Tribunal order for a meeting of the shareholder to be held on 10th October 21 at 11 AM at the registered office of company situated। ठीक है और कंपनी को सुटेबल नोटिस देना था। Some of the shareholder raise objection against the said arrangement। देखो सिंपल सा लॉजिक है, कुछ बेसिक डेटा आप याद करो सेक्शन 230 के। सबसे पहला कहते हैं इसमें डेटा क्या काम में आता है। अगर मीटिंग कहते हैं इसमें बुलाई जाती है ट्रिब्यूनल, तो मीटिंग किसके लिए बुला सकती है? शेयर होल्डर्स के लिए और क्रेडिटर्स के लिए भी। तो उस मीटिंग में शेयर होल्डर्स और क्रेडिटर्स खुद भी आ सकते हैं, प्रॉक्सी को भी कहते हैं इसमें भेज सकते हैं, मतलब अपने रिप्रेजेंटेटिव को भेज सकते हैं, बैलेट से भी कहते हैं इसमें वोट दे सकते हैं। ये तो मोड्स ऑफ वोटिंग का ऑप्शन है। दूसरा कहते हैं इसमें ये रेजोल्यूशन कब अप्रूव माना जाएगा? जब मेजॉरिटी इन नंबर रिप्रेजेंटिंग 3/4 ऑफ कहते हैं इसमें वैल्यू ऑफ शेयर्स और डेप्ट वो उसके फेवर में हो। मेजॉरिटी नंबर और ड्यूल मेजॉरिटी काम में आती है सेक्शन 230 क्लॉज 6 में। तो द केस सिनेरियो स्टेट्स दैट सम ऑफ द शेयर होल्डर रेज ऑब्जेक्शन। तो शेयर होल्डर कितने? 10%। और अगर वो कहते हैं इसमें क्रेडिटर्स होते तो फिर 5% वाला कनेक्शन आता था, मतलब 1/10 और 1/5 का कनेक्शन है। तो शेयर होल्डर ने रेज ऑब्जेक्शन किया अगेंस्ट दैट अरेंजमेंट सिंस कॉम्प्रोमाइज और अरेंजमेंट इज टू बी एग्रीड इन कॉम्प्लायंस टू मेजॉरिटी ऑफ पर्सन। देखो इसने यहाँ क्या दिया ये ध्यान रखना, विदाउट कंसिडरिंग द वैल्यू, मतलब हमें 3/4 में नहीं जाना, तो फिर बचा क्या? सिंपल मेजॉरिटी। तो अब आपको बताना है कि कितनी मेजॉरिटी चाहिए। सिंपल 75% वाला कब जाते हैं? जब ये लिखता कि आपको वैल्यू पर भी ध्यान देना है। जैसे देखो इसने लिखा है यहाँ पर कंसिडरिंग द वैल्यू दे होल्ड, बाकी क्वेश्चन सेम है, अब 75% पे ले आओ। It is observed from the above case scenario that the tribunal has ordered for a meeting of the shareholder to consider the scheme of arrangement. Notice of such meeting shall provide that the person to whom notice is sent may vote on the scheme of compromise or arrangement. तो देखो खुद जा सकता है, प्रॉक्सी के रूट से जा सकता है, पोस्टल बैलेट, तीनों ऑप्शन अवेलेबल हैं। A reading of the above case scenario reveals that some of the shareholder raise objection against the said arrangement from the legal point of view। कितने करेंगे? वो 10% ऑफ शेयर होल्डिंग बताया था आपको। केस स्टडी तो खत्म, अब इंडिपेंडेंट MCQ लेते हैं। A certificate of registration was granted to an NGO on 1st Jan 18। A request for the renewal of certificate was received by CG by 30th June 2022। देखो सर्टिफिकेट जो NGO को मिलता है FCRA में वो कितने सालों के लिए वैलिड होता है? मैक्सिमम 5 years, फिर आपको रिन्यू करवाना पड़ता है। तो सर्टिफिकेट मिला कब? 1st Jan 18 प्लस 5 years करो। वैसे कुछ बच्चे इसमें ऐसे ने होशियारी दिखा सकती थी, उसको 23 वाला ईयर भी देना था, क्योंकि आपके माइंड में क्या है 18 + 5 23। अरे भाई
1 जन 18 है, ठीक है। तो इसका मतलब साल के शुरुआत का डेट आ गया, तो अब 18, 19, 20, 21, 22, तो 5 ईयर्स तो 22 में ही खत्म हो जाएंगे। तो 1 जन 18 से आंसर क्या आ जाएगा 31 दिसंबर 22। वहाँ तक ये सर्टिफिकेट क्या है, वैलिड है। ये तो बढ़िया है, सब जगह इसने 22 ही दिया है, तो आपको इतना कन्फ्यूजन नहीं है। मैं होता तो इसमें एक 31 दिसंबर 23 का ट्विस्ट भी लाता, क्योंकि आपको 18 + 5 करते 23 याद आता है, वो करना ही नहीं। आप काउंट कर लो, ईयर 1 जन 18 को चालू हुआ तो ख़त्म कब हो जाएगा 31 दिसंबर 18, तो 18 में तो मामला ख़त्म हो गया, तो एक साल तो 18 का 18 में निकल गया, तो 19 पहुँचा ही नहीं। ऐसे बाकी ईयर्स ले लो। Mr. X, a person, comes to India on 1st June 19 for visiting his parents. However, his parents fall sick and he stayed till 31st March 2020. उसके बाद he continues to stay in India. He decided to live in India for next 6 months by the time his parents recovers. अब आपको बताना है इसका रेजिडेंशियल स्टेटस क्या है। फेमा में के अंदर देखो, जो पेपर 4 वाला पोर्शन है उसमें गिनती के क्वेश्चंस आते हैं। एक ईसीबी का मैटर थोड़ा सा ज़्यादा बढ़ गया, चलो ठीक है। बाकी क्या है, सबसे पहले रेजिडेंशियल स्टेटस है। रेजिडेंशियल स्टेटस के लिए वो 3 लिम्स है। फर्स्ट लिम क्या कहती है, कोई भी पर्सन अगर लास्ट कहते हैं फाइनेंशियल ईयर में 182 डेज इंडिया में स्टे कर गया तो वो क्या है, PRII, मोर देन 182 डेज। फेमा में +1 डे लेना है, ठीक है। अब कहते हैं इसमें मान लो एक पर्सन PRII है पर वो आउटसाइड द इंडिया गया 3 में से किसी पर्पजेस के लिए, एम्प्लॉयमेंट, बिजनेस या वोकेशन या अनसर्टेन पीरियड। जिस दिन गया उस दिन से वो क्या हो जाएगा, PROI। चाहे वो पिछले साल मोर देन 182 डेज रहा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जिस दिन इन 3 पर्पजेस के लिए गया उसी दिन से वो PROI। बाहर वाला पर्सन PROI इंडिया में इन्हीं 3 पर्पजेस के लिए आया, वही एम्प्लॉयमेंट, बिजनेस और वोकेशन या अनसर्टेन पीरियड, तो जिस दिन आया उसी दिन से वो क्या बन जाएगा, PRII। ये बाहर वाला पर्सन है, क्या इंडिया में 3 पर्पजेस के लिए आया है, नहीं, ये तो अपनी पेरेंट्स की केयर के लिए आया है और टाइम भी फिक्स है, 6 महीने बाद ही चला जाएगा, तो वो क्या नहीं बना, PRII नहीं बना। तो ये कौन है, PROI, पर्सन रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया। तो ये देखो, ना तो ये एम्प्लॉयमेंट के लिए आया, ना ये बिजनेस के लिए आया, ना ये सर्कमस्टांसेस शो करिए कि अनसर्टेन पीरियड रहेगा, तो ये कौन है, PROI। Where a property is involved in money laundering and the said property is provisionally attached by the competent officer, state the time period within which a complaint of such attachment shall be filed before AA। अरे भाई, सेक्शन 5 में जब डायरेक्टरेट ऑफ एनफोर्समेंट मतलब अपनी ED वो प्रोविजनल अटैचमेंट करती है, तो सेक्शन 8 के ऑर्डर के लिए जो A है उसे कब तक अप्लाई करेगी, विदिन 30 डेज, सिंपल डेटा फ्रॉम सच प्रोविजनल अटैचमेंट। और ये जो 180 डेज लिए ना, ये बेवकूफ़ बनाने के लिए उसने यूज में लिए हैं। 180 डेज तो वो प्रोविजनल अटैचमेंट को आगे बाद में कंफर्म करने के सेंस में जाता तो होता, तो 180 डेज तो बेवकूफ़ बनाने के लिए। 30 days. State the primary legislation amongst the following that deals with alternate method of dispute resolution। देखो, सबसे पहला डिस्प्यूट रेजोल्यूशन के लिए CPC बना हुआ है, सिविल प्रोसीजर कोड। फिर अपन ने वो आर्बिट्रेशन, देन लोक अदालत और ये ऐसे बहुत सारे पोर्शन दिए हैं। अंडर द गार्ब ऑफ सीमेंट बिजनेस, सम ऑफ द डायरेक्टर्स ऑफ रॉयल सीमेंट लिमिटेड, a company incorporated in the year 2001 and having its factories at Rohtak and Bhiwani, were involved in several illegal activities. In such a situation, registrar of companies या inspector under section 208 या public interest any department of CG या SG, उन्होंने मैटर किसको असाइन करने का डिसाइड किया, SFIO। देखो सीधा सा लॉजिक है, SFIO के साइड पर अगर मैटर जा रहा है तो कंपनी के बिया पर फिर SR पास होना चाहिए, तब वो सेक्शन 208 है, चाहे 210 है, चाहे वो कहते हैं इसमें 211 है, वो मैटर किसके पास जाएगा, SFIO के पास, तो SR पास होना चाहिए। ड्यू टू नॉन कॉम्प्लाइंस ऑफ सर्टेन रिक्वायरमेंट्स अंडर कंपनीज एक्ट 13,
not amounting to fraud, Sikha Supermarket Limited was required to restate its financial statement for the financial year 2017-18 during the current year. मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट कोई फ्रॉड के भी यहाँ पे गलत नहीं बने, गलत तो स्टिल बने. आफ्टर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट वर रीस्टेटेड, पता चला मिस्टर कुमार नाम के मैनेजिंग डायरेक्टर ने 5 लाख रुपीज एक्सेस रेमुनरेशन ले लिया. सेक्शन 199 ध्यान रख लेना, काम का पोर्शन पेंडिंग है जो अभी तक एग्जाम में पूछ नहीं रहा, अब पूछने लग गया है. ये पैसा उसको रिफंड करना पड़ेगा, फर्क नहीं पड़ता वो कंपनी से रिटायर हो गया. तो ये आपके एमसीक्यूज खत्म. अब लेते हैं डिस्क्रिप्टिव. एबीसी लिमिटेड एक होली ओन्ड गवर्नमेंट कंपनी है. इसने 3 कॉन्जिक्यूटिव ईयर्स के देखो क्या नहीं फाइल किए, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, एनुअल रिटर्न फाइल कर दिए थे. वहाँ और वर्ड है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट और एनुअल रिटर्न, सेक्शन 164 क्लॉज 2. तो अब कहते हैं इसमें इसके जितने भी डायरेक्टर से वो क्या हो जाएंगे, डिस्क्वालीफाइड. 167. कंपनी अपॉइंटेड मिस्टर प्रथम एज इट्स नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर विद इफेक्ट फ्रॉम 1 मई 21. देखो हमेशा ध्यान रखो, जो 167 है वो कहता है कि सर जो 164 की डिस्क्वालिफिकेशन है 2 वाली, वो नए डायरेक्टर पर फर्स्ट 6 मंथ्स तक एप्लीकेबल नहीं होती है. तो इसे आपने कब अपॉइंट किया, 1 मई 21. एक तरह से 5th महीने की शुरुआत में, तो प्लस 6 मंथ्स करना है तो 11 मत जाओ, एक दिन माइनस कर दो. तो ये कब तक पोस्ट कहते हैं इसमें होल्ड करेगा, 31 अक्टूबर कहते हैं इसमें 2021. इन द मीन टाइम मिस्टर प्रथम रिसीव्ड एन ऑफर ऑफ डायरेक्टरशिप फ्रॉम AK लिमिटेड इन द मंथ ऑफ सितंबर 2021 विच ही इज विलिंग टू एक्सेप्ट. कर ही नहीं सकता क्योंकि वो 5 ईयर्स वाला रेस्ट्रिक्शन कहते हैं इसमें लग जाएगा. तो क्या प्रथम को अपॉइंट कर सकते हैं, बिल्कुल नहीं. देखो लास्ट वाले 2 पैरा पढ़ो. तो उस कंपनी में तो 6 मंथ्स तक होल्ड करेगा, लेकिन नई कंपनी में अब वो क्या नहीं हो सकता, कहाँ गया, अच्छा ये प्रथम तो कहते हैं इसमें इसके ऊपर तो 6 मंथ्स में डिस्क्वालिफिकेशन लगी नहीं. हाँ प्रथम को तो नई कंपनी में क्या कर सकते हैं अपन, अपॉइंट कर सकते हैं. फिर मैं देख रहा हूँ पुराने वाले डायरेक्टर्स की कहते हैं से बात करें, वो तो 5 साल तक के लिए ब्लॉक्ड हो गए. ट्रिब्यूनल हैज मेड एन ऑर्डर फॉर वाइंडिंग अप, क्योंकि आपने देखो इसको अपॉइंट कब कर दिया, इसी महीने में, और इसकी डिस्क्वालिफिकेशन कहते हैं इसमें 6 महीने के बाद तक कंटिन्यू कहते रहती, तब अपॉइंट नहीं कर सकते थे. ट्रिब्यूनल ने ऑर्डर दिया वाइंडिंग अप ऑफ LTR प्राइवेट लिमिटेड, कॉन्सिक्वेंटली कंसिडरिंग द रिपोर्ट ऑफ लिक्विडेटर स्टेटिंग दैट मिस्टर तेजस हैज कमिटेड द फ्रॉड इन फॉर्मेशन ऑफ कंपनी. ट्रिब्यूनल डायरेक्टर हिम टू प्रेजेंट हिमसेल्फ फॉर एग्जामिनेशन. तेजस कह रहा है कि सर आपने जो ऑर्डर कहते हैं इसमें दिया था, मैं तो कभी प्रमोटर डायरेक्टर ऑफिसर या एम्प्लॉय हुई नहीं. ये ट्रिपल सेंचुरी का सेक्शन है 300. अगर अथॉरिटी वाइंडिंग अप में आपको ऑर्डर देती है कि आजा भाई, तो आप एक्सक्यूज नहीं लोगे, आपको जाना पड़ेगा. हाँ राइट ये है, खुद जा सकते हो, अपने रिप्रेजेंटेटिव के रूट से भी जा सकते हो. तो ये इसके राइट्स अवेलेबल हो गए. तो एक कॉपी ले सकता है, खुद कहते हैं जा सकता है, या फिर CA CS CMA को भी अपॉइंट कर सकता है. महाराजा लिमिटेड प्रपोज टू अपॉइंट मिस्टर मंत्री एज इट्स MD फॉर अ पीरियड ऑफ 5 ईयर्स विद इफेक्ट फ्रॉम 1 मई 22. हाँ तो 196 भी कहता है MD को 5 साल के लिए अपॉइंट कर सकते हैं. मिस्टर मंत्री फुलफिल्स ऑल द कंडीशन एज स्पेसिफाइड अंडर शेड्यूल 5 ऑफ द कंपनीज एक्ट. अच्छा ये तो चैप्टर 13 फालतू वाले चैप्टर का क्वेश्चन है, वो बोर्ड रेजोल्यूशन और ड्राफ्ट करवाएगा. द टर्म्स ऑफ अपॉइंटमेंट आर एज अंडर, सैलरी 1 लाख देंगे, कमीशन देंगे, परक्यूसेट CA देंगे. अब देखो मेरे को ICAI से जो समस्या मैं क्लास में भी बोलता हूँ, यू बीइंग द सेक्रेटरी ऑफ द सेड कंपनी आर रिक्वायर्ड टू ड्राफ्ट रेजोल्यूशन. भाई ICAI CS का कोर्स नहीं कराती, CA का कराती है, CA क्यों दिमाग लगाएगा इसमें. पर खैर चैप्टर 13 में CS का ही काम सारा दे रखा है. ड्राफ्टिंग CS का ही काम है, वो CA का काम कब से कहते हैं इसमें होने लग गया. पर देखो पार्ट ऑफ कोर्स है तो ड्राफ्टिंग इतनी डिफिकल्ट नहीं है. देखो
हमेशा ध्यान रखो कोई भी रेजोल्यूशन ड्राफ्ट करना है उसमें करना क्या है, सबसे पहले शुरुआत में वर्डिंग में आपको लाना चाहिए रिजॉल्व दैट कैपिटल लेटर्स में, ठीक है। उसके बाद आगे गाड़ी बढ़ानी है तो परसुएंट टू डॉट 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 प्रोविजंस, ज्यादातर मान के चलो कंपनीज एक्ट की बात है, ऑफ कंपनीज एक्ट 13, तो इसमें वो सेक्शन नंबर आ जाएगा। एंड सब्जेक्ट टू अप्रूवल, अब ये अप्रूवल किसकी हो सकती है, वो कोई अथॉरिटी हो सकती है, वो शेयर होल्डर्स हो सकते हैं, ऐसे। फिर जैसे इसमें अपॉइंटमेंट की बात है तो मिस्टर कौन है ये जिसको अपॉइंट कर रहे हैं हम, ए मिस्टर मंत्री, बी एंड इज हियर बाय अपॉइंटेड। अब इसमें सेक्शन 196 लग जाएगा तो यहां 196 भर दो। एज एमडी ऑफ कंपनी फॉर अ पीरियड ऑफ 5 years विद इफेक्ट फ्रॉम, वो जो भी डेट कहते हैं इसमें, ऑन द फॉलोइंग कंडीशंस। अब वो सारे पॉइंट है इसको चिपका दो यहां पे। फिर एक रिजोल्यूशन में एक ही बात आएगी, उसके बाद कहते हैं इसमें रिजॉल्व फर्दर दैट सीएस ऑफ द कंपनी को कहते हैं इसमें हमने ऑथराइज किया कि इसके रिगार्डिंग नेसेसरी जो डिटेल आरओसी को फाइल करनी वो कर देगा। ये फिक्स पैटर्न है जो यूज में आता है, तो रिजोल्यूशन कोई डिफिकल्ट काम कहते हैं इसमें नहीं है। ये देखो रिजॉल्व दैट with consent of all the directors presented at meeting Mr. मंत्री BN is hereby appointed। अच्छा ये पहले से किसी कंपनी का एमडी था क्या, दिया है क्या क्वेश्चन में, ये तो दिया ही नहीं, ये तो अपनी मर्जी से एज्यूम किया है। आप वो वाला वर्जन भी लिख सकते हो। ये आ गया रिजॉल्व फर्दर दैट सेक्रेटरी ऑफ द कंपनी को आपने इसके लिए अपॉइंट किया है, तो ये काम हो गया। नेक्स्ट लेते हैं, चार्मिंग लिमिटेड एक लिस्टेड कंपनी है, उसने एनआरसी बनाई है विच वाज कंसिस्टिंग ऑफ 5 members। चेयरमैन ऑफ द कमिटी इज एन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर एंड 3 अदर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर आर द मेंबर्स। बढ़िया है, 2/3 होने चाहिए, आपके 5 में से 4 है तो 2/3 का डेटा पूरा हो गया। बिसाइड्स द चेयरमैन ऑफ द कंपनी हु इज अ होल टाइम डायरेक्टर हैज ऑल्सो बीन अडॉप्टेड एज अ मेंबर ऑफ कमिटी बेस्ड ऑन द गिवन इंफॉर्मेशन। कॉम्प्लाइंस ऑफ रिक्वायरमेंट ऑफ कंपोजिशन ऑफ एनआरसी, वो एटलीस्ट 3 डायरेक्टर होने चाहिए, 2/3 क्या आएंगे इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, और ये डायरेक्टर सारे के सारे कौन होंगे, नॉन एग्जीक्यूटिव। फिर वो 50% से बढ़ के अब एनआरसी में भी कितना हो गया 2/3, तो ये तो बढ़िया है, इसने यहाँ पर डेटा सीधा अमेंडेड दिया है। दूसरा quorum फॉर द मीटिंग ऑफ कहते हैं इसमें एनआरसी। तो देखो जो एनआरसी है इसमें भी सेम वही ऑडिट कमेटी वाला फॉर्मूला लगा है कि 2 members मिनिमम या 1/3 ऑफ मेंबर्स ऑफ कमेटी विच एवर इज ग्रेटेड, जिसमें एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होना चाहिए। कमेटी में फिर कह रहा हूँ सेबी एलओडीआर में फॉलो करो। अब ये जो आईबीसी है इसमें आज के लिए पीपीआईआरपी प्री पैकेज इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोसेस ये भी काम में आ रही है। एसएनएम प्राइवेट लिमिटेड क्लासिफाइड एज अ स्मॉल एंटरप्राइज, तो पीपीआईआरपी किसके ऊपर एप्लीकेबल है, स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज के ऊपर। हैज मेड एन एप्लीकेशन टू द एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी फॉर इनिशिएटिंग प्री पैकेज इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोसेस, बिल्कुल बढ़िया। द रिक्वायरमेंट फॉर फाइलिंग एन एप्लीकेशन being satisfied that A by an order has admitted an application, मतलब PPIRP एक्सेप्ट कर लिया। अब आपको बताना है एक्सटर्नल एजेंसी कौन सी है जिसकी अप्रूवल कहते हैं इसमें भी सॉर्ट टू बेस रेजोल्यूशन प्लान। क्रेडिटर्स वो भी कौन से वाले, मेनली फाइनेंशियल, इनकी अप्रूवल और लो। सर्कमस्टांसेस कॉजिंग इन्विटेशन फॉर सबमिशन ऑफ रेजोल्यूशन प्लान और प्लान्स,
जब बेस रेजोल्यूशन प्लान से क्रेडिटर्स एग्री नहीं है तो नए रेजोल्यूशन प्लान मंगवाएंगे। कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ नॉट अप्रूविंग द सेलेक्टेड रेजोल्यूशन प्लान बाय सीओसी, अगर रेजोल्यूशन प्लान सेलेक्ट नहीं किए तो आरपी जाएगा ट्रिब्यूनल के पास, सर पीपीआईआरपी में दम नहीं है, पीपीआईआरपी का प्रोसेस खत्म कर देंगे। EDC Computer Hardware Limited received an advance payment for export of high-tech hardware to a business concern in Abu Dhabi by entering into an export agreement to supply the hardware within 14 months from the date of receipt of advance payment। देखो, अगर एक्सपोर्ट के लिए आपको एडवांस मिला है तो बेसिकली कहते हैं इसमें विद इन 12 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ रिसीविंग एडवांस आपको एक्सपोर्ट कर देना चाहिए। पर अगर एग्रीमेंट इटसेल्फ में टाइम ज़्यादा बता रखा है, जैसे यहाँ पर 14 मंथ्स दे रखा है, तो फिर हम कहते हैं उसमें उस 12 मंथ्स की जगह 14 मंथ्स पर जा सकते हैं। क्या एडवांस ले सकती है? यस, खुद ने लिख दिया इफ सो। तो अब कहते हैं इसमें क्या कंडीशंस कॉम्प्लाई कहते हैं इसमें करनी है। देखो, वैसे तो शिपमेंट कितने टाइम में जाना चाहिए था? 1 ईयर। रेट ऑफ इंटरेस्ट इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। एक्सपोर्ट इंपोर्ट जो भी है दोनों ऑथराइज डीलर के रूट से ही कहते हैं इसमें जाएगा। 1 ईयर के बियॉन्ड जा सकते हैं अगर एग्रीमेंट में लिखा हुआ है, जैसे इसमें था 14 मंथ्स एग्रीमेंट में तो लिखे हुए हैं। हेल्थ केयर फाउंडेशन हैज सबमिटेड एन एप्लीकेशन ऑफ द सीजी थोड़ी ना आएगा, टू द सीजी, इतना तो चलता है इसे में, टू द सीजी फॉर ग्रांटिंग प्रायर परमिशन फॉर रिसिप्ट ऑफ फॉरेन कंट्रीब्यूशन। वैल्यू ऑफ सच फॉरेन कंट्रीब्यूशन ऑन द डेट ऑफ फाइनल डिस्पोजल ऑफ द एप्लीकेशन इज 3 करोड़। अब आपको बताना है, कैन परमिशन फॉर रिसीविंग द फॉरेन कंट्रीब्यूशन ऑफ 3 करोड़ इन इंस्टॉलमेंट बी ग्रांटेड बाय सीजी? यस। कॉम्प्लायंस रिक्वायरमेंट फॉर ऑब्टेनिंग द नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट इफ आंसर ऑफ 1 इज अफर्मेटिव। देखो, पहले वाले का 75% एक्सपेंडिचर आपने कर दिया है तो नया वाला मिल जाएगा। अगर 1 करोड़ और मोर लेना है तो सीजी की आपको प्रायर परमिशन कहते हैं इसमें लेनी पड़ेगी, तो सीजी में ग्रांट परमिशन। कॉम्प्लायंस रिक्वायरमेंट, और ये ध्यान रखना इसमें रूल 9 ने थोड़ा सा अमेंडमेंट के बिया पर ऐड भी किया इन्होंने, वो 75% खर्च हो गया तो परमिशन मिल जाएगी। मिस्टर मैनेज टू ट्रांसफर द प्रोसीड ऑफ क्राइम टू हिज सन अब्रॉड, मतलब मिस्टर मनोज नालायक है, इसने इंडिया में कोई घोटाला किया, अब अपने बेटे को फॉरेन में उसका पैसा भेजना चाहता है। हिज सन देन कन्वर्टेड द प्रोसीड्स इनटू इमूवेबल प्रॉपर्टीज इन हिज नेम, और सन ने सियाना निकला, उसने उस प्रोसीड ऑफ क्राइम को किस में कन्वर्ट कर दिया? कहते हैं इसमें फॉरेन प्रॉपर्टीज में। इफ दैट प्रॉपर्टी वुड हैव बीन सिचुएटेड इन इंडिया इट वुड हैव बीन लायबल फॉर कॉन्फिस्केशन, मतलब अगर ये प्रॉपर्टी कहाँ पर होती इंडिया में तो इसको हम कॉन्फिस्केट करते, जब्त कर लेते। विल मिस्टर मनोज सक्सीड इन एस्केपिंग द इन्वेस्टिगेटिंग प्रोसीडिंग एंड प्रॉपर्टी सिचुएटेड अब्रॉड नॉट बीइंग सब्जेक्टेड टू कॉन्फिस्केशन? मजाक कर रहा है क्या? देखो, अपना जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर है वो किसके पास जाएगा? अपने कोर्ट के पास। फिर कोर्ट LOR किसको इश्यू करेगा? वो फॉरेन कॉम्पिटेंट कोर्ट या अथॉरिटी। वो सेक्शन 57 से जो प्रोसेस चालू होता है, और इस तरीके से प्रॉपर्टी यहां पर आ जाएगी। PMLA भी 6 to 9 मार्क्स का छोटा और अच्छा पोर्शन है। आंसर द फॉलोइंग इन द लाइट ऑफ आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन। अब ये क्या है, 3 या 4 नंबर का मैक्सिमम देगा पोर्शन, है आसान पर मैटर ज़्यादा है। हाउ इम्पॉर्टेंट आर द आइडियाज ऑफ इंडिपेंडेंस एंड इम्पार्शियलिटी इन आर्बिट्रेशन इन द बिलो गिवन कॉन्टेक्स्ट? इज द आर्बिट्रेटर रिक्वायर्ड टू डिस्क्लोज एनीथिंग टू द पार्टीज? यस, जो अगर बायसनेस है तो बतानी चाहिए। इज मेंबरशिप ऑफ द सेम स्पोर्ट्स क्लब एज वन ऑफ द पार्टीज प्रॉब्लमेटिक? बिल्कुल नहीं। एक स्पोर्ट्स क्लब में हजारों मेंबर हो सकते हैं, क्या जरूरी है सारे एक दूसरे को जानते हैं? नहीं, तो ये थोड़ी रिमोट हो गई। कैन एन आर्बिट्रेटर
रिजाइन ऑन देयर ओन अकाउंट? बिल्कुल। डू दे हैव टू गिव रीजंस फॉर देयर रेजिग्नेशन? बिल्कुल नहीं। क्या किसी अवार्ड को आप चैलेंज कर सकते हो कि आर्बिट्रेटर ने कहते रिजाइन कर दिया जस्टिफिकेशन दिए बिना? बिल्कुल नहीं। आर्बिट्रेटर की मर्जी है रिजाइन करे ना करे। बी फार्मा लिमिटेड is a company registered in India for last 5 years. Since last 2 financial year, it has not been carrying on any business or operations. Dormant company. And has not filed financial statement and annual returns, saying that it has not made any significant accounting transaction during the last 2 financial years. अब आपको बताना है कि क्या डायरेक्टर्स ऑफ कंपनी रजिस्ट्रार को अप्लाई कर सकते हैं डॉर्मेंट या इनएक्टिव कंपनी का स्टेटस? देखो डॉर्मेंट तो नहीं, इनएक्टिव, क्योंकि इस कंपनी का बिजनेस पहले चालू हो गया था, लास्ट 2 कॉन्जिक्यूटिव ईयर से इसका बिजनेस चल नहीं रहा और ना इसने फाइनेंशियल स्टेटमेंट और एनुअल रिटर्न किसको फाइल किए हैं? आरओसी को। तो ये डॉर्मेंट कंपनी का स्टेटस ले सकती है। फॉर्म MSC 1 में अप्लाई कर देगी, वो स्टेटस 5 ईयर्स के लिए क्या हो जाएगा? वैलिड। What will be your answer if B Pharma Limited is continuing payment of fees to registrar and payment of rentals for its office? Significant accounting transaction में कुछ transactions include नहीं होते। Payment made at the time of incorporation of company, फिर payment made pursuant to the provisions of this act, तो ये ROC वाला payment उसमें count नहीं होगा। फिर expenses incurred for maintenance of office, ये भी count नहीं होगा। तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ये सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन नहीं है। क्योंकि सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन होते तो फिर आप डॉर्मेंट कंपनी नहीं होते। आप कौन सी कंपनी माने जाते? एक्टिव कंपनी माने जाते। ये कौन सी? इनएक्टिव। तो इससे देखो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये 4 थिंग्स सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन में काउंट नहीं होती। ठीक है, तो अब कहते हैं इसमें ये आपका CA फाइनल का RTP ख़त्म कहते हैं इसमें हो गया है। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जामिनेशन।